आज है 31 अगस्त इतवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे कि कैसे मोदी ट्रंप के रिश्तों में नोबेल पुरस्कार की वजह से दरार आ गई। हम ये भी जानेंगे कि अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को क्यों अवैध ठहराया है। साथ ही नज़र डालेंगे डॉलर के मुकाबले 88 के पार पहुंचे रुपये पर और समझेंगे कि भारत की विदेश नीति किस चौराहे पर खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हरकारा। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मोदी ट्रंप रिश्ते, नोबेल पर ना के बाद बड़ी दूरी, भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ। अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप के लगाए ज्यादातर टैरिफ अवैध और उनकी शक्तियों का उल्लंघन। भारतीय रुपया, डॉलर 88 के पार, क्या रुपया सच में वेंटिलेटर पर है? सोशल मीडिया पर पुराने बयान वायरल। भारत की विदेश नीति, एक तरफ ट्रंप की फटकार, दूसरी तरफ शी का बुलावा। भारत की विदेश नीति की बड़ी परीक्षा, यूक्रेन संकट, जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा पुतिन से युद्धविराम की बात करेंगे मोदी। स्वास्थ्य, हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक गेम चेंजर दवा को मिली हरी झंडी, करोड़ों मरीजों को मिल सकती है राहत। और भ्रष्टाचार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी गिरफ्तार, 232 करोड़ की हेराफेरी का सनसनीखेज आरोप। और अब खबरें विस्तार से। हमारी पहली खबर जुड़ी है देश की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब से। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, तो उन्होंने कहा था कि रुपया आईसीयू में है। आज जब रुपया $1 के मुकाबले 88 के भी पार चला गया है, तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब रुपया वेंटिलेटर पर है। शुक्रवार को अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के बीच भारतीय रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजारों में तो घबराहट थी ही, लेकिन इंटरनेट पर माहौल कुछ और ही था। लोगों ने पुराने ट्वीट्स और वायरल वीडियो निकालकर उन नेताओं, मशहूर हस्तियों और गुरुओं का मजाक उड़ाया, जो कभी गिरते रुपये पर खूब बोलते थे, लेकिन आज चुप हैं। रुपया कल 0.65% की गिरावट के साथ 88.19 पर बंद हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज और पुरानी यादों का सहारा लिया। एक यूजर ने मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2013 का एक बयान याद दिलाया, जब वो विपक्ष में थी और रुपया 62 पर पहुंचने पर सरकार की आलोचना कर रही थी। यूजर ने लिखा, आज $1 इक्वल्स 88 रुपीज एंड 22 पैसे। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विरोध नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक दशक पुराने ट्वीट और बयान वायरल हो गए। 2013 का एक ट्वीट जिसमें मोदी जी ने रुपये को आईसीयू में बताया था, फिर से छा गया। एक यूजर ने इस पर चुटकी लेते हुए लिखा, इस ट्वीट को 12 साल हो गए हैं। मोदी सरकार के 11 साल के अच्छे दिनों के बाद रुपया अब वेंटिलेटर पर है। यही नहीं, अभिनेत्री जूही चावला, अनुपम खेर और अमिताभ बच्चन जैसे सितारे, जो यूपीए सरकार के समय रुपये की गिरावट पर मुखर थे, उनकी आज की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए। योग गुरु रामदेव, जिन्होंने 2013 में कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी, उन्हें भी उनके पुराने शब्द याद दिलाए गए। और तो और श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने कभी दावा किया था कि मोदी के सत्ता में आने पर रुपया 40 प्रति डॉलर तक मजबूत हो जाएगा, उनका भी खूब मजाक उड़ाया गया। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की, और कैसे एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। एक ज़माना था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन अब इन रिश्तों में बड़ी कड़वाहट आ गई है। इसकी वजह है ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 75 साल पुराने सैन्य संघर्ष को सुलझा दिया है। ये विवाद जून में एक फ़ोन कॉल के दौरान तब और गहरा गया, जब ट्रंप ने मोदी से उम्मीद जताई कि वो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करें, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान करने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को सख्ती से खारिज कर दिया और साफ कहा कि युद्धविराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। बस इसी असहमति के बाद ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए। पहले 25%, फिर रूस से तेल खरीदने पर 25% और कुल मिलाकर 50% का टैरिफ। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस साल भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में आने का अपना प्लान भी रद्द कर दिया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच अहम व्यापारिक बातचीत चल रही है। रिश्तों में आए ये खटास भारत को अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों, यानी चीन और रूस के और करीब धकेल सकती है। ये कहानी दो बड़े राष्ट्रवादी नेताओं के बीच व्यक्तिगत अहंकार के टकराव की भी है,
जिसका असर दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों पर पड़ रहा है। 17 जून की उस फोन कॉल के बाद से दोनों नेताओं में कोई बात नहीं हुई है। मोदी के लिए पाकिस्तान के मामले में अमेरिकी दखल को स्वीकार करना राजनीतिक रूप से असंभव था। उनकी मजबूत नेता की छवि पाकिस्तान पर सख्त रुख पर ही टिकी है। अगर वो ये मान लेते कि ट्रंप ने युद्धविराम कराया, तो देश में इसे एक तरह से सरेंडर के तौर पर देखा जाता। वहीं ट्रंप जो अपने दूसरे कार्यकाल में नेताओं से अपनी तारीफ की उम्मीद करते हैं, वो मोदी की इस दृढ़ता को समझ नहीं पाए। भारतीय अधिकारियों ने तो ट्रंप के इस रवैये को गुंडागर्दी तक कह डाला है। विदेश नीति की बात चल ही रही है तो यूक्रेन संकट पर भी एक बड़ा अपडेट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी आने वाली बैठक में तत्काल युद्धविराम का संकेत देने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की का यह बयान मोदी और पुतिन की मुलाकात से ठीक 2 दिन पहले आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में अपनी पहली चीन यात्रा पर हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन स्को शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहीं पर उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन से भी होनी है। ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रूस की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस तो उल्टे नागरिक ठिकानों पर क्रूर हमले कर रहा है। उन्होंने लिखा, जब हमारे शहरों पर लगातार हमले हो रहे हों, तो शांति पर सार्थक बात करना असंभव है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में इस बातचीत की पुष्टि तो की, लेकिन उनके बयान में युद्धविराम जैसी कोई साफ बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने संघर्ष और इसके मानवीय पहलू पर चर्चा की और शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों की समीक्षा की। यह मामला इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि अमेरिका लगातार भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहा है और जैसा हमने पहले बताया, दंडात्मक टैरिफ भी लगा चुका है। अब भारत की विदेश नीति पर 2 अलग-अलग नजरिए। पहला, लेखक और एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल का। हरकारा के साथ एक इंटरव्यू में आकार पटेल ने भारत की मौजूदा विदेश नीति, खासकर पाकिस्तान को लेकर अपनाए गए रवैये की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत की नीति डिप्लोमेसी यानी कूटनीति नहीं, बल्कि एक बचकानी, कट्टी नीति बन गई है। मतलब, हम समस्याओं को सुलझाने के बजाय बातचीत ही बंद कर देते हैं। पटेल का मानना है कि इसका सीधा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने पड़ोसियों को अलग-थलग करके विकसित नहीं हो पाया है। भारत अपने बगल में मौजूद पाकिस्तान और बांग्लादेश के 45 करोड़ लोगों के विशाल बाजार को नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक चौंकाने वाली बात बताई कि आज भारत से ब्राज़ील को सामान भेजना पाकिस्तान भेजने से सस्ता पड़ता है। पटेल ने सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान से बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंसा 2001 के मुकाबले 95% कम हो चुकी है। अगर सारा आतंकवाद पाकिस्तान से ही आता है, तो ये भी मानना होगा कि इसे कम करने में भी उसी का हाथ है। अब विदेश नीति पर एक और नजरिया, जो बताता है कि भारत एक मुश्किल चौराहे पर खड़ा है। बीबीसी में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, भारत दशकों से संतुलन बनाने की नीति पर चलता आया है, यानी किसी एक सुपर पावर के खेमे में ना जाकर अमेरिका, रूस और चीन सबके साथ अपने हितों के हिसाब से संबंध बनाए रखना। लेकिन अब यह संतुलन साधना बहुत मुश्किल हो गया है। भारत एक ही समय में 2 विरोधी गुटों का हिस्सा है। एक तरफ वो अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड का सदस्य है, जिसका मकसद चीन को रोकना है, तो वहीं दूसरी तरफ वो चीन और रूस के नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन स्को का भी सदस्य है, जो अक्सर अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करता है। ये संतुलन अब क्यों मुश्किल है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंध। ट्रंप के दौर में अमेरिका अब भारत का समर्थक नहीं, बल्कि आलोचक बन गया है। भारी टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर सार्वजनिक फटकार इसके उदाहरण हैं। दूसरा, चीन के साथ तनावपूर्ण सहजता। गलवान के बाद रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं, फिर भी मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। ये भारत की मजबूरी भी दिखाता है कि उसे अपने सबसे बड़े पड़ोसी से बात करनी ही पड़ेगी। और तीसरा, रूस के साथ स्थायी साझेदारी। पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से अपने संबंध कमजोर नहीं होने दिए हैं, खासकर ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की यह हैजिंग यानी संतुलन साधने की रणनीति कोई आदर्श विकल्प नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में यही सबसे बेहतर है। भारत को फिलहाल रणनीतिक धैर्य दिखाना होगा।
अमेरिका से मिल रही आलोचना को सहना होगा और चीन रूस के साथ अपने जटिल संबंधों को संभालना होगा। ये वाकई भारत की विदेश नीति के लिए एक कठिन परीक्षा का समय है। एक अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ज्यादातर टैरिफ नीतियों के जरिए अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा कि कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कई अधिकार देता है, लेकिन उनमें टैरिफ या टैक्स लगाने की शक्ति साफ तौर पर शामिल नहीं है। इस फैसले को ट्रंप की व्यापार नीतियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। जिन मरीजों का हाई ब्लड प्रेशर मौजूदा दवाओं से कंट्रोल नहीं होता, उनके लिए एक नई गोली, गेम चेंजर, साबित हो सकती है। बेक्सेड्रोस्टेट नाम की इस दवा ने ट्रायल्स में बहुत अच्छे नतीजे दिखाए हैं। ये दवा एल्डोस्टेरोन नाम के एक हार्मोन को रोककर काम करती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। डॉक्टर इसे विज्ञान की जीत बता रहे हैं। सीबीआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी आई के एक वरिष्ठ प्रबंधक को 232 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। राहुल विजय नाम के इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने देहरादून हवाई अड्डे पर तैनाती के दौरान फर्जी रिकॉर्ड बनाकर सरकारी फंड को अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किया और फिर उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन के लिए फिर से आवेदन किया है। वो 1993 से 98 तक विधायक रहे थे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी विधायक पेंशन बंद हो गई थी। पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद अब उन्होंने फिर से इसके लिए आवेदन किया है। उन्हें करीब 42,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने की पात्रता है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर मुंबई के आज़ाद मैदान पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वो समुदाय के धैर्य की परीक्षा न ले। इस बार बीजेपी की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि उसकी सहयोगी शिवसेना ने इस मुद्दे से दूरी बना ली है और मुख्यमंत्री फडणवीस के बचाव में कुछ नहीं कहा है। भारत के दो जाने माने अर्थशास्त्री विजय केलकर और अजय शाह ने एक लेख में सवाल उठाया है कि इस बदलती दुनिया में अब भारत को क्या करना चाहिए। उनका कहना है कि 1991 से 2011 तक वैश्वीकरण का जो सुनहरा दौर था, वो अब खत्म हो गया है। उस दौर में अमेरिका जैसे पश्चिमी देश भारत को एक उभरते लोकतंत्र के रूप में समर्थन देते थे। लेकिन अब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और चीन की दादागिरी के चलते हालात बदल गए हैं। इस नई दुनिया में केलकर और शाह भारत के लिए दो तरफा रणनीति सुझाते हैं। पहली रणनीति है बाहरी धुरी। भारत को अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करके अमेरिका को छोड़कर बाकी विकसित लोकतांत्रिक देशों जैसे यूरोपीय संघ, यूके, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिश्ते बहुत मजबूत करने चाहिए। इनके साथ सिर्फ सामान्य व्यापार समझौते नहीं, बल्कि गहरे व्यापार समझौते करने चाहिए, जिसमें नियमों और मानकों पर भी तालमेल हो। और दूसरी रणनीति है आंतरिक सुधार। बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए पहले अपना घर ठीक करना होगा। इसके लिए उन्होंने 8 बड़े घरेलू सुधारों की बात की है, जैसे कि जीएसटी सिस्टम को सुधारना, अदालती देरी को कम करना, शहरों को बेहतर बनाना, कृषि को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद करना और सरकारी नीतियों में पारदर्शिता लाना। उनका निष्कर्ष है कि इन सुधारों और नई साझेदारियों से अपनी ताकत बढ़ाने के बाद ही भारत अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के साथ बराबरी से बात कर पाएगा। और आखिर में एक खबर टेक्नोलॉजी और सेलिब्रिटीज़ की दुनिया से। मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी ने बिना इजाज़त के टेलर स्विफ्ट, स्कारलेट जोहानसन और सेलेना गोमेज जैसी कई बड़ी हस्तियों के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फ्लर्ट करने वाले चैटबॉट बना दिए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन चैटबॉट्स को मेटा के ही टूल से यूजर्स ने और कुछ को तो मेटा के कर्मचारियों ने ही बनाया। टेस्टिंग के दौरान इन चैटबॉट्स ने खुद को असली सेलिब्रिटी बताया, यूजर्स के साथ फ्लर्ट किया और यहां तक कि मिलने के लिए भी बुलाया। कुछ ने तो अश्लील तस्वीरें भी बना दी। मामला सामने आने के बाद मेटा ने कहा कि ये कंपनी की नीतियों का उल्लंघन है और इन्हें हटा दिया गया है। लेकिन इस घटना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल और सेलिब्रिटीज़ के अधिकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के हरकारा पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ये कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। आप अपनी राय, सुझाव या कोई भी टिप्पणी हमें भेज सकते हैं। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, साथ ही आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर यानी एक्स और ब्लू स्काई पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।